क्या पढ़ लिए थे जी कल? हो गया था परिभाषा? एग्जाम्पल बताया कुछ? कहाँ तक लिखा है? नीचे हेडिंग लिखो। नीचे हेडिंग लिखो, आणविकता की विशेषताएं। आणविकता की विशेषताएं। हो गया? लिखो इसमें। किसी सरल अभिक्रिया की आणविकता, किसी सरल अभिक्रिया की आणविकता किसी सरल अभिक्रिया की आणविकता किसी सरल अभिक्रिया की आणविकता संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा बताई जा सकती है। संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा बताई जा सकती है। हो गया? अभिक्रिया की आणविकता, सरल अभिक्रिया की आणविकता संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा बताई जा सकती है, परंतु हो गया? जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता, परंतु जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता उनके संतुलित रासायनिक समीकरण से नहीं बताई जा सकती है। जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता उनके संतुलित रासायनिक समीकरण से नहीं बताई जा सकती है। नहीं बताई जा सकती है। उनके संतुलित रासायनिक समीकरण से नहीं बताई जा सकती है। हो गया? आगे देखो, किसी जटिल अभिक्रिया के लिए, किसी जटिल अभिक्रिया के लिए प्रत्येक प्राथमिक पद की आणविकता, किसी जटिल अभिक्रिया के लिए प्रत्येक प्राथमिक पद की आणविकता, प्रत्येक प्राथमिक पद की आणविकता अलग अलग, प्रत्येक प्राथमिक पद की आणविकता अलग अलग ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता का अर्थ नहीं होता है। अभिक्रिया की आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है। जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की
आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है। हो गया ना? ये याद रखना है। कैसे? देखो, जैसे सरल अभिक्रियाएं, पहले सरल अभिक्रियाएं लिया जाए। कुछ सरल अभिक्रियाएं जैसे पहला H2+Cl2, फिर के बाद 2HCl, ये एक सरल अभिक्रिया जो एक पद में पूरी हो जाती है। तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण देखो, इसकी आणविकता बता दो। इसके सामने भी एक है और इसके सामने भी एक है, तो यहां पे हम कहेंगे अभिक्रिया की आणविकता बराबर 1+1। अभिकारक अणुओं की संख्या को जोड़ना है, उत्पाद पे नहीं ध्यान देना है। 1 और 1 बराबर, ऐसे ही 2NO+O2, तीन के बाद 2NO2, ऐसा ही था ना? संतुलन में है ये, इसलिए यहां भी हम लिख सकते हैं किसकी आणविकता? अभिक्रिया की आणविकता। क्या होगा जी? इसके सामने 2, इसके सामने कुछ नहीं तो 1, अर्थात 2+1 बराबर कितना? 3। मतलब अगर आणविकता निकालना है तो अभिक्रिया को संतुलित करो, अभिकारक के जितने अणु दिख रहे हैं उनको जोड़ लो। ये नीचे वाला मत जोड़ने लगना कि नीचे क्या है उनके, नीचे से हमसे नहीं मतलब होता है। सामने क्या लिखा गया वो अणु की संख्या को बताता है, नीचे तो उसकी परमाणुकता बताता है कि उस एक अणु में कितने परमाणु हैं। हमको आणविकता निकालनी है, परमाणुकता थोड़ी निकालनी, समझ गया? तो आणविकता का मतलब जो सामने संख्या लिखी गई मतलब उससे होता है। इसमें 2 लिखा गया, 1 लिखा गया तो 1 3 हो गया, 1 और 1 लिखा गया कितना हो गया? 2 हो गया। हो जाएगा? ये चीज को ध्यान में रखना। ये तो हो गया किसके लिए? सरल अभिक्रियाओं के लिए जो केवल एक पद में पूरी हो जाती है, उनमें एक से अधिक पद नहीं लगता है। नाम क्या लिखा हमने? अभिक्रिया की आणविकता। क्या लिखा हमने? अभिक्रिया की आणविकता। लेकिन अभी देखो, जब हम जटिल अभिक्रिया के लिए जाएंगे तब अभिक्रिया की आणविकता नहीं लिख सकते। अभी इसको नोट कर लो, तब उसको लिखवा रहे हैं। अब देखते हैं जटिल अभिक्रियाएं। ये किसमें लिया जाए? मीथेन का क्या? क्लोरीनीकरण। ठीक है? तो वैसे तो लिखा जाए तो CH4 + 4Cl2, फिर के बाद CCl4 और +4HCl, ये इसका संतुलित समीकरण है। ठीक? तो यहां पर अगर हम कहें तो अभिक्रिया की आणविकता बराबर, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है ना, और Cl2 के सामने क्या है? 4 और 1 कितना हो गया? 5। क्योंकि यह एक कैसी अभिक्रिया है? जटिल अभिक्रिया है, इसलिए इसमें अभिक्रिया की आणविकता अर्थहीन होगी। इसके प्रत्येक प्राथमिक पद की
आणविकता अलग अलग ज्ञात करेंगे। ये चीज को ध्यान देना है। हो गया ना। जब कोई अभिक्रिया जटिल होती है तो उसके लिए अभिक्रिया की आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात हम ये नहीं निकाल सकते। आया कि नहीं समझ में आया? उसको जितने पद में वो हो रही है उतना पद उसका लिखो और बताओ कि इसमें पहले पद की आणविकता इतनी है, दूसरे पद की आणविकता इतनी है, तीसरे की इतनी है, चौथे की इतनी, इतने पद में हो रहा है सबकी आणविकता अलग अलग बताओ। हो जाएगा? उस स्थिति में अभिक्रिया की आणविकता का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों मतलब नहीं होता है? बात को ध्यान से समझना। ये आणविकता का अर्थ क्या है? अभी हमने पीछे टक्करवाद सिद्धांत की चर्चा की थी, उसमें हमने कहा कि इसमें यह माना गया है कि जब अणु टकराएंगे तभी उत्पाद बनेगा ना। अणु के टकराने से उत्पाद बनता है और उन्हीं के टकराने से उत्पाद बनता है जिनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल से ऊपर होती है, जिसे हमने क्या कहा था? देहली ऊर्जा कहा था। क्या कहे थे? देहली ऊर्जा। तो अब क्या हुआ? अणु टकरा रहे हैं, इसमें क्या हुआ? वैसे तो लग रहा है कि वैसे तो लग रहा है कि CH4 से 4 क्लोरीन के अणु टकरा रहे हैं, चारों हाइड्रोजन निकल जा रहा है और 4 क्लोरीन जुड़ जा रहे हैं ना। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। पहले एक CH4 एक क्लोरीन अणु से टकराता है, एक Cl बाहर निकलता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और एक Cl जुड़ता है। मतलब एक बार में कितने टकराए? 2 ही टकराए ना। CH4 से कौन टकराया? Cl। एक बार में टकराया 2 ही, लेकिन यहां से हमको देखने से क्या लग रहा है? कितने टकरा रहे हैं? 5 टकरा रहे हैं, जो कि क्या है? गलत है। ये ध्यान देना। इसीलिए इसमें अभिक्रिया की आणविकता नहीं निकालेंगे। किसकी आणविकता निकालेंगे? प्रत्येक पद की आणविकता निकालेंगे। उससे पता चलेगा कि प्रत्येक पद में कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं, तब आगे का उत्पाद बन रहा है। हो जाएगा? जो सरल अभिक्रिया थी उसमें तो एक ही पद में हुआ था, जो थे एक ही साथ टकरा गए थे, उत्पाद बन गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ? ये जितने टकराए हुए दिख रहे हैं ये 4 पद में टकराए हुए, अर्थात अलग अलग करके टकराए हुए। अब सबको एक साथ जोड़ के कह दो तो क्या ऐसा मान लेंगे सब एक साथ टकरा रहे हैं? सब एक साथ नहीं टकरा रहे। जब ये चारों अलग अलग टकरा रहे हैं तो इनको एक साथ कैसे लाया जा सकता है? एक साथ लाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, हम केवल गलत पढ़ेंगे। हो जाएगा? तो इतना लिखो, उसके बाद तब फिर से नीचे इसका प्रत्येक पद का निकालते हैं। अब देखो इसका विस्तार लिखो पहले। कैसे कैसे होता है? पहले जो CH4 है एक क्लोरीन अणु से टकराता है, इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो कार्बन का एक बंध कम हो जाता है और वो किससे जुड़ जाता है? Cl से। निकला हुआ H दूसरे Cl से जुड़ के HCl बना लेता है। अभिक्रिया संतुलित है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद की क्या? आणविकता। आप देखो यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता नहीं लिख रहे हैं, पद की आणविकता लिख रहे हैं। ध्यान देना। कितना जी? 1 + 1 बराबर 2। दूसरे पद में क्या होता है? जो CH3Cl बना है वो पुनः Cl2 से टकराता है, इसका एक हाइड्रोजन और निकलता है, एक क्लोरीन और जुड़ जाता है, प्लस क्या बनता है? HCl। तो यहां होती है द्वितीय पद की आणविकता। क्या बोलते हैं? 1 + 1 बराबर 2। फिर ये आया CH2Cl2, पुनः ये Cl2 से टकराता है, एक और निकलता है तो CH3Cl3 बनता है, प्लस क्या बाहर निकलेगा जी? HCl। ध्यान देना। 2 हाइड्रोजन था, एक और निकल गया, एक ही बचा, एक क्लोरीन और बढ़ गया, CH3Cl3 बन गया। कार्बन को हमेशा कितना बंध बनाना है? 4 बंध बनाना है। ठीक है। ये हाइड्रोजन निकला, यहाँ से 2 क्लोरीन थे ना, एक ही क्लोरीन तो इसके पास आया था तो एक हाइड्रोजन इसके दूसरे क्लोरीन से जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? तृतीय पद की आणविकता बराबर ये भी 1 + 1 बराबर 2। उसके बाद
CH3 जो है ये आता है, पुनः Cl2 से टकराता है, जो बचा हुआ हाइड्रोजन था वो भी निकल जाता है और क्या बनता है CCl4 प्लस HCl, अर्थात चतुर्थ पद की क्या आणविकता बराबर 1 + 1 बराबर कितना 2। ये प्रकार से होगा, मतलब सभी पदों की आणविकता हम अलग अलग निकालेंगे। अब इसको अगर चारों को जोड़ दें एक साथ तो तुम ध्यान से देखोगे जो हमने ऊपर लिखा था वही हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखो, तीर के इधर वाले एक साथ जुड़ेंगे, तीर के उधर वाले एक साथ, और तीर के इधर उधर जो बराबर चिन्ह वाले रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, जैसा कि हम समीकरण में करते हैं। तो देख रहे हो इधर भी CH3Cl है, इधर भी CH3Cl है, कट जाएगा। उसके बाद से इधर भी CH2Cl2 है, इधर भी CH2Cl2 है, कट जाएगा। CHCl3 इधर है, CHCl3 इधर है, कट गया ना। फाइनली क्या बचा, इधर CH4 बचा और Cl2 सब में बचा, मतलब कितना Cl2, 4 Cl2। तीर के बाद ये तो सब कट चुके हैं, लास्ट वाला ही बचा ना केवल, क्या CCl4 और HCl सब में बचा, मतलब कितने HCl, 4 HCl। तो वास्तव में अगर मतलब जब इनको जोड़ के देखा जाए तो हमको लग रहा है कि 1 और 4 अर्थात कितने अणु एक साथ टकरा रहे हैं, 5 अणु एक साथ टकरा रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? नहीं, 5 नहीं टकराए थे कभी। कितने कितने टकरा रहे थे? 2 टकरा रहे थे, आगे का उत्पाद बन रहा था, फिर 2 टकरा रहे थे, फिर आगे का उत्पाद बन रहा था। मतलब इसमें अधिकतम 2 अणु एक साथ टकराए हैं। तो आणविकता हम 5 कैसे कह सकते हैं? आणविकता का अर्थ क्या है कि अभिक्रिया होने के लिए कितने अणु एक साथ आपस में टकरा रहे हैं। आणविकता में क्या बताती है कि अभिक्रिया होने के लिए कितने अणु एक साथ आपस में टकरा रहे हैं। तो जब हमने देखा कि अधिकतम 2 अणु ही एक साथ आपस में टकराए हैं तो अभिक्रिया की आणविकता 5 कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। इसीलिए जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है, उसके जितने पद होते हैं उन पदों की आणविकता का अर्थ होता है। हो जाएगा ना, ये चीज को ध्यान में रखना। या सिंपल सी बात समझ लो, आणविकता हम केवल पद की ही निकालते हैं, अभिक्रिया की नहीं निकालते। कैसे? क्योंकि अगर जब एक पद वाली अभिक्रिया है तो या तो उसको पद कहो या तो अभिक्रिया कहो, कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब एक से अधिक पद वाली अभिक्रिया है तो अभिक्रिया कहने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना होगा, और पद कहने के लिए उसके जितने भाग हैं उनको अलग अलग करना होगा। दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब पद और अभिक्रिया में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। बस जब पद एक से ज्यादा होते हैं तो उन पदों का योग बराबर अभिक्रिया होती है, और जब पद एक ही है तो वही पद बराबर क्या होता है? अभिक्रिया। इसका मतलब आणविकता समझ लो हम किसकी निकालते हैं? पद की ही निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? पद की। लेकिन जब अभिक्रिया सरल अभिक्रिया होती है तो उसमें एक ही पद होता है, इसलिए उसमें हम पद की जगह क्या लिख देते हैं? अभिक्रिया लिख देते हैं, तो अभिक्रिया की आणविकता मिल जाती है। लेकिन जटिल में किसकी आणविकता मिलती है? पद की आणविकता मिलती है। अब अगर बोल दिया एक जटिल अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता 3 है, बताओ यह कथन सत्य है कि असत्य? क्या है? असत्य है, क्योंकि जटिल अभिक्रिया में कभी अभिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है, उसके पद की आणविकता होती है, अभिक्रिया की आणविकता नहीं होती है। ध्यान से पढ़ लेना सवाल को, अगर इस प्रकार का आया तो। समझ गए? तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर वाला नहीं उतारना है, यहाँ से जो खंड में तोड़े हैं बस यही उतार लो, लाइन से सबको। अब इसके नीचे लिखो दूसरा नंबर विशेषता में, दूसरा नंबर, किसी जटिल अभिक्रिया में, किसी जटिल अभिक्रिया में किसी जटिल अभिक्रिया में हो गया, प्रत्येक पद की आणविकता अलग अलग भी हो सकती है। किसी जटिल अभिक्रिया में
प्रत्येक पद की आणविकता अलग अलग भी हो सकती है, ये चीज को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट अरे उसमें बोले थे ना विशेषताएं, हेडिंग क्या लिखना है, ये आणविकता की विशेषताएं, उसमें पहला नंबर इसके बारे में पूरा था और उसमें विस्तार से 2 एग्जाम्पल हुए हैं, और अब जो लिखे वो दूसरा नंबर है जो भी लिखे इसके ऊपर। अब लिखोगे तीसरा नंबर, अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है। अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है, अर्थात इसे अभिक्रिया की क्रियाविधि देखकर ही बताया जा सकता है। अर्थात इसे अभिक्रिया की क्रियाविधि देखकर ही बताया जा सकता है। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखो। कहने का मतलब ये आणविकता देखो हमको ज्ञात करना था, तो हमने इस तरह से लिखा क्रियाविधि इसका और देख के बता दिया, हमने बता दिया ना क्या है, सबकी आणविकता 2-2 है। कुछ हमको इसमें प्रयोग करना पड़ा, इसमें लेंस लगाए, परखनली लगाए, गर्म किए, कुछ नहीं किए। दूसरा, अभी अगर ये अभिक्रिया हमने लिखा है H2+Cl2, इसकी आणविकता क्या है, 1 और 1 2 है ना? लेकिन अभी इसके आगे कोटि की चर्चा करेंगे हम। किसकी चर्चा करेंगे? कोटि की। तो कभी ये 2 कोटि की राशि है, कभी ये 0 कोटि की राशि है। अब क्या परेशानी उठ गई? 2 कोटि का तो मतलब दिख गया कि 1 1 2 है, तो हाँ हो सकता है 2 कोटि का, लेकिन 0 कोटि की क्यों हुई? क्या रिएक्शन देख के हम बता पा रहे हैं कि 0 की क्यों हुई है? नहीं। जब तक हमें प्रयोगात्मक परिस्थितियां पता नहीं होंगी, हम प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी कोटि नहीं बता सकते हैं। तो आणविकता और कोटि में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है जिसे अभिक्रिया की क्रियाविधि देखकर बता सकते हैं, जबकि कोटि ये क्या है? प्रायोगिक राशि है। अर्थात जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, क्योंकि कोई अभिक्रिया कभी 2 कोटि की हो सकती है और कभी 0 कोटि की। कोटि की चर्चा हुई कहां? अभी वेग नियम में हुई है कोटि की चर्चा। वेग का सूत्र हमने क्या लिखा था? K × अभिकारक A की पावर n। हो गया कि नहीं हो गया? अभी अगर n क्या था? जहां n अभिक्रिया की कोटि है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। पूरा भी विस्तार से नहीं लिखा है, अभी जब कोटि की परिभाषा पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार पढ़ेंगे। जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। ध्यान से समझना, कोटि क्या है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या। हमने रिएक्शन लिखा, तुम इसका वेग बता दोगे क्या कितना है? हम रिएक्शन लिख दिए अगर यहाँ पे सिद्धांत रूप में अपने, तो क्या तुम इसका वेग बता दोगे कितना है? नहीं बता पाओगे। जब तक वेग नहीं बता पाओगे तब तक कोटि कैसे बताओगे? वेग बिना प्रयोग के नहीं बता पाओगे। इसका मतलब जो वेग ज्ञात करना एक प्रयोगात्मक राशि है, तो कोटि भी तो एक प्रयोगात्मक राशि होगी। क्यों? क्योंकि कोटि वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को ही बता रहे हैं। समझ गए? ये ध्यान में रखना। जो आणविकता है सीधा सीधा देख के हम बता सकते हैं, लेकिन कोटि सीधा सीधा देख के नहीं बता सकते हैं। इसलिए इन पॉइंट्स को याद रखना। अभी एक साथ कंबाइन करके आणविकता और कोटि में अंतर पढ़ेंगे, जो लगभग हर साल पूछा गया सवाल कि आणविकता और कोटि में अंतर बताओ। फिर आगे एक सवाल दे देगा 0 कोटि की अभिक्रिया पे, चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे। हो जाएगा? तो शुरू करो। क्या लिखे जी? अभिक्रिया की क्रियाविधि को देखकर बताया जा सकता है। अगला पॉइंट
अभिक्रिया की आणविकता, अगला पॉइंट, अभिक्रिया की आणविकता सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है। अभिक्रिया की आणविकता सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है। कोष्ठक में लिख देना, यह कहने से इसका मान शून्य या ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। इसका मान शून्य या ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। हो गया जी? अब बताओ आणविकता शून्य क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अभी हमने कहा आणविकता का अर्थ क्या है कि एक साथ कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं। तो कभी ऐसा होगा कि शून्य अणु आपस में टकरा रहे हैं, शून्य टकरा रहा है तो शून्य उत्पाद भी बनेगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब जब ये आपस में टकराएंगे नहीं तो उत्पाद कहां से बनेगा? इसका मतलब शून्य होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऋणात्मक नहीं हो सकती है, -2 अणु आपस में टकरा रहे हैं, ये कौन सा नियम होगा? अरे अणु है तो चाहे 1 अणु होगा, चाहे 2 अणु होगा, चाहे 3 अणु होगा, -1 और -2 तो होगा नहीं कभी। जैसे दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती वैसे अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसका मतलब आणविकता ऋणात्मक भी नहीं हो सकती है, भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती है। क्या ऐसा होगा कि 1.5 अणु टकरा रहे हैं? अरे ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। अणु सबसे छोटा भाग होता है, उससे छोटा तो परमाणु हो जाता है ना। हमको यहाँ पे आणविकता में अणु टकराना है, परमाणु नहीं। अणु को तोड़े तो क्या मिल जाएगा? परमाणु मिल जाएगा। बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे अगर हमने लिखा कि CH4 इससे टकरा दे Cl को, तो ये अणु कहाँ रह गया? ये तो क्या बन गया? परमाणु बन गया ना। ये आणविकता नहीं परमाणुविकता होगी, समझ गए? कहें कि Cl2 का हमने आधा टकरा दिया है, अरे Cl2 का आधा करने के चक्कर में उसको परमाणु बना दिया, अणु ही नहीं गया वो, समझ गए? तो आणविकता के लिए किसका होना जरूरी है? अणु का होना जरूरी है। और अणु हमेशा पूर्णांक में हो सकता है, कभी आधा अणु नहीं हो सकता है, कभी 5/2 मतलब 2.5 अणु नहीं हो सकता है। होगा तो या तो 1 अणु होगा, या तो 2 अणु होगा, या तो 3 अणु। इसीलिए हमने कहा कि जो आणविकता सदैव धनात्मक पूर्णांक होती है, न तो शून्य होगी, न तो ऋणात्मक होगी, न तो भिन्नात्मक होगी। हो जाएगा ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट इस पे इंपॉर्टेंट लिख देना। जो अभी तक बार बार बोल रहे थे वो यहाँ पे लिखना भी है। लिख, किसी अभिक्रिया की आणविकता का अर्थ होता है, किसी अभिक्रिया की आणविकता का अर्थ होता है कि उस अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं। उस अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं। उस अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं। हो गया? अब देखो, आणविकता का समझ लिए कि अभिकारक के कितने अणु आपस में टकरा रहे हैं। अब हम कहें कि क्या एक साथ बहुत सारे अणु आके आपस में टकरा जाएंगे? एक ही समय पे एक ही साथ बहुत सारे अणुओं का टकराना संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। अतः मान के चलो ये एक अणु है
तो इसके चारों ओर अगर कहे तो मतलब ये सभी अणु एक साथ टकरा सकते हैं, मतलब कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि ये सब के सब अणु एक साथ एक जगह पे टकराएं? नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं एक साथ टकरा सकते, मैक्सिमम टकराएंगे 3-4, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? अरे वो चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, रुके नहीं है कि ले जाके उठा के रख दो उनको ऐसे कि जितना है टच करा दो, कर दो, 6 हो गया, 7 हो गया। वो चल रहे होते हैं, गति उनकी तेज होती है कि नहीं होती है? इसलिए एक साथ बहुत सारे अणुओं का एक में टकराना संभव नहीं होता है। इसलिए अभिक्रिया की आणविकता सामान्य रूप से 1, 2 या 3 तक ही होती है। 3 से अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं बहुत कम होती, समझ गए? ये ध्यान में रखे रहना। तो ये तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि सामान्यतया अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है? क्या कहेंगे? 1 से 3 के बीच में होती है। होने को तो आगे हो सकती है, कभी कभी हो गया, भाग्य मिल गया, 3-4 टकरा गए, 4 टकरा गए, हो सकता है, लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं बहुत कम मिलती है। सामान्य परिस्थितियों में आणविकता अधिकतम कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, 1 से 3 के बीच में। 1 भी नहीं होगा, अकेले थोड़ी टकराएगा बेचारा, समझ गए? तो देखो आगे क्या लिखे? हाँ, तो चूंकि अधिक अणुओं का आपस में एक साथ टकराना संभव नहीं होता है। अतः 3 से अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। हो गया ना? ध्यान देना, 3 भी बहुत मुश्किल से टकराते हैं, क्योंकि जब अणु काफी तेजी से गति कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो हो सकता है ये 2 आके टकरा जाए, लेकिन क्या ये संभव है ठीक तीसरा उसी समय चल के आके इनसे टकराए? संभव है क्या? नहीं है। बहुत कम परिस्थितियों में संभव है। यहाँ संभावना कभी बन गई कि आके टकरा रहा है तो तीसरा ठीक उसी समय आके टकरा गया, क्योंकि जैसे ही ये टकराएंगे, टकराने के बाद या तो उत्पाद बना लेंगे या तो अलग अलग हो जाएंगे। जब कोई 2 चीजें आपस में टकराएंगी, गतिशील चीजें तो अलग होंगी कि नहीं होंगी? तो ऐसा ही होगा। सामान्य रूप से आणविकता कितनी होती है? 2 ही होती है। 3 वाली भी बहुत कम मिलती है, 3 से अधिक वाली तो मान के चलो संभव ही नहीं, ठीक है? क्योंकि जब अणु गतिशील है तो एक साथ 2 से ज्यादा अणुओं का टकराना बहुत ज्यादा संभव नहीं होता। ये ध्यान में रखे रहना। एक तो हो नहीं सकती है, कम से कम 2 ही होगी, और सामान्य रूप से भी 2 ही होगी। कितनी होगी? 2। हमने यहाँ पे लिखवा दिया, 3 से अधिक बहुत कम होती है। 3 में कुछ मिल जाती है हमको, इसलिए हमने 3 भी यहाँ मान लिया है, समझ गए? तो याद रखे रहना। लिखो आगे। ये तुम्हारा खत्म हो गया। अब हेडिंग आती है अभिक्रिया की कोटि। चैप्टर की लास्ट हेडिंग है अभिक्रिया की कोटि। अब कोटि पढ़ना है, कोटि के बाद अभिक्रिया और कोटि में अंतर पढ़ना है, उसके बाद आभासी एक अणु का अभिक्रिया पढ़ना है, इसी में सब है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उससे संबंधित सवाल पढ़ना है। तो मान के चलो अभी कम से कम 5 से 6 दिन तो लगेगा ही इसी लास्ट हेडिंग में, ध्यान दिए रहना।
क्योंकि जब समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि का निकालेंगे तो एक दिन तो पूरा वही लेगा और शून्य कोटि वाला पूरा एक दिन लेगा, और जब सवाल बताएंगे तो कम से कम 2 दिन तो सवाल में लगेंगे, 2 से 3 दिन में सवाल में लगेंगे, क्योंकि 4 से 5 टाइप का सवाल बताना होगा तो टाइम लगेगा उसको। ठीक, तो इसके पीछे वाला चैप्टर का टेस्ट हुआ है विद्युत रसायन, संडे को होगा, ठीक से ध्यान दिए रहना, चलेगा नहीं।